अर्बन फ्लड के बारे में आज हम जरा सा जान लेते हैं। मई मंथ का ही चल रहा है ये याद रखिएगा, 25। क्योंकि कई बार देखा गया ऐसे इलाकों में कि मानसून से पहले ही, मतलब जो एक आंधी बारिश जो आती है, तो थोड़ी सी ही बारिश पे बहुत ज्यादा बाढ़, गंभीर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। मानसून से पहले ही थोड़ी बहुत कभी बारिश हो गई तो उसी में ही हालत खराब हो जाती है, और इस तरह की चीजें हैं वो हम कई विगत वर्षों से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हैदराबाद है, एज फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, है ना। तो और ये जो शहरी बाढ़ है, ये डिजास्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन योर यूपीएससी सिलेबस। ठीक है, तो एक बार होने वाली ये समस्या बन गई है, एक बार बार, जो कभी कभी कभार हुआ करता था, अब ये रोजमर्रा की समस्या है, यानी बार बार हो रही है। ठीक है, और शहरी बाढ़ की अगर हम बात करें, तो जब शहरी बाढ़ का जो बाढ़ आएगी, ये कब आएगी? जब शहर में या शहर के क्षेत्र में अचानक बारिश, भारी बारिश को, उसके वाटर्स को ड्रेनेज नहीं मिली, निकासी नहीं मिली, या निकासी है भी, मान लीजिए कि ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन से जाना है 10 मीटर का, एक सपोज अज्यूम कीजिए 10 मीटर का आपका ये पाइपलाइन है, और बात जो पानी है वो ऐसे आ रहा हो, इस तरह से। तो आप सोचिए कि ऑब्वियस है कि इसकी भी एक सीमा है, इसकी एक क्षमता है ना। क्योंकि शहरों में अनियोजित विकास, इसको हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, जो भी तालाब रहे, झील रही, उस पर, उसको पाट कर उस पर भवन का निर्माण किया जा चुका है, यानी अनऑथराइज उसको इंक्रोच कर दिया गया है ना। तो ये पानी इसीलिए जमा होता है। एक अगर हम टोटालिटी में बात करें तो फिर एक सवाल उठता है कि सर, बारिश तो शहर में भी होती है और गांव में भी होती है, तो क्या गांव में की बाढ़ और शहर की बाढ़ दोनों को एक जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? जवाब है नहीं, दोनों का नेचर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि शहरों में जो बिल्डअप लैंड जो है वो अधिक है, कंक्रीट सीमेंटेड है, सड़कें हैं, है ना। अब सड़कें अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर, एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, हमने 100 किलोमीटर का इस एरिया में रोड बना रखा है, 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर का, तो जाहिर सी बात है कि 100 किलोमीटर पूरे एरिया, हर जगह तो नहीं बट मैक्सिमम जगह पे रोड बना हुआ है। अब रोड बना है तो वहां से पानी रिस्क कर जो जमीन पे जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा, जो जहां मकान बन गए हैं वहां से पानी नीचे रिस्क कर नहीं जाएगा, जो वाटर बॉडीज है, जैसे कच्चे तालाब थी, वो पानी को ग्राउंड वाटर में भेजती थी, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने सीमेंट की क्या कर दिया, वॉल थी, वॉल को आपने सीमेंट से पूरा पक्का कर दिया। ठीक है, सो ये सब मेन मेन रीजन यही है, दोनों के नेचर में ये आपको अंतर देखने को मिले। तो बिल्डअप एरिया जो है, बिल्डअप लैंड अधिक है, तो बाढ़ जो अगर हम बात करें तो बाढ़ का जो शिखर है, ये लगभग 1.5 से 8 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है, डेढ़ से ये 1.5 से 8 गुना तक बढ़ जाएगा, और अगर हम जल स्तर की बात करें, वाटर लेवल की बात करें, तो ये 6 गुना बढ़ जाता है। यानी 6 मीटर पे अगर पानी था, तो 36 मीटर पे अब पानी है। अब जरा सोच के देखो, तो बाढ़ तो आना ही है ना। ये दोनों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मेंस में, अगर जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें अगर आपका आता है तो आपको देना है। अब शहरी बाढ़ के रीजन क्या है? मौसमी संबंधी कारक भी है, कि जब अचानक बारिश से जल जमाव होगा तो इसका जल जमाव क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग रीजन भी रहे हैं, जैसे कि तूफानी लहरें हैं, तेज जो हिमालय, जो हिम पिघल रहा है, बर्फ पिघल रही है, जो उससे सिक्किम में बाढ़ आ गई थी, है ना। क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो ये बढ़ते हुए आईपीसीसी ने भी बताया है कि भाई, बढ़ते हुए मानसून के कारण जो साउथ एशिया में बाढ़ का जो जोखिम है वो बहुत बढ़ गया है। जल वैज्ञानिक कारण भी है, यानी सरफेस रन ऑफ की बात करें, सतही जो, यानी पानी जब जमीन में बह रहा है उसके अवशोषण से अधिक हो जाता है, यानी जितनी सीमा तक वो एब्जॉर्व कर सकता है उससे अब ज्यादा हो गया, तो नदी और नाले में क्या होगा? उफान आएगा। यमुना जल क्षेत्र में जो कैचमेंट एरिया है वहां पे भारी वर्षा से दिल्ली में जो बाढ़ जो है, ये अब
क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, उसमें आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, तो आप सभी को पता है ये चीजें। ठीक है, ये तो हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा सा जनहित, जो यानी मानव जनित, जो जनित कह रहा हूं, मानव जनित जो कारक है, फैक्टर है, यानी अनियोजित शहरीकरण। अब आप जब अनियोजित शहरीकरण कहते हैं तो आपको डेटा देना पड़ेगा। पहले समझिएगा, डायमेंशन आप कैसे लेके किसी भी क्वेश्चन को का जो आंसर लिखते हैं मेंस में। प्रीलिम्स के लिए मैं अलग चीज बता रहा हूँ, ठीक है, मेंस के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कवर हो रहा है। चलिए, प्रतिदिन अगर हम बात करें, बेंगलुरु में एग्जाम्पल था कि भाई 2000 जो एमएलडी सीवेज ढोने को ये मजबूर है, बिल्डर नालों पे कब्जा कर रहे हैं, कचरा जो है सिल्ट उसे बंद कर देते हैं, तो अनियोजित यही तो है। झील अतिक्रमण हो चुका है, ऊपर मैंने बता दिया। आप आउट स्टेरी जो झील है पुडुचेरी में, चापको झील है महाराष्ट्र में, पलवरम दलदली क्षेत्र है चेन्नई में, ये सब इसी के उदाहरण है। ये प्रीलिम्स कम मेंस में आएगा। यानी बहुत सारे वाटर बॉडी के नीची भूमि पर प्रवासी बस जाते हैं, यानी कि ये देखिए जमीन इस तरह से है, ठीक है, ये जमीन है, अब यहाँ पे आपका ये झील है और लोग यहाँ बस गए, अपने अपने घरों को बना चुके हैं। क्या होने जा रहा है, और इस पे कब्जा हो रहा है, धीरे धीरे लोग इसमें मलबा डाल रहे हैं, बिल्डर हो आम लोग हो, तो क्या होगा, अब इसका ये जो लेवल है ये पूरा भर चुका है, यहां से यहां तक, ऐसा समझिए। कटोरे में आधा चीनी या चावल डाल दीजिए, क्या होगा, अब पानी ऊपरी ऊपर, ये समझ में आया। तो इसके अलावा और क्या रीजन है अनियोजित, गुलाब शालवी जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? कनेक्शन आ रहा है, मतलब कहीं कट गया था बीच में लगता है। हम्म, अचानक कनेक्शन कट हो गया था, मुझे लगा कि ऑडिबल है अभी, मुझे लगा फिर से आज क्लास बंद हो गई क्या। चलिए, सो अवैध खनन के कारण भी क्या होता है, रेत और क्वार्टरजाइट खनन के से मिट्टी का कटाव होगा, जो जल धारण करने की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि बालू ही कम है, और वो बालू ही क्या कर, रेत क्या कर रही थी, पानी को एब्जॉर्ब कर रही थी, वो रेत ही नहीं है ना। मान लीजिए रुई है, एक ग्लास पानी है, उसमें रुई हमने थोड़ा सा डाल दिया तो कितना पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। कुछ कुल मिला के यही बात है। तो कावेरी नदी का जो तट है तमिलनाडु में, ये भी इसी कटाव के कारण है, अवैध खनन के कारण ही बाढ़ से त्रस्त रहा है। तो शहरी शहरी बाढ़ प्रबंधन का कि हम चैलेंजेस को देखें, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आए दिन, ये रिपीट हो चुका, आई नो वेरी वेल, आप में से कुछ लोग कमेंट करके बताइएगा भी किस साल आया है, लेकिन इसके बावजूद ये फिर से आएगा। तो पहले हम प्रीलिम्स के लिए देख लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जल जो है ये राज्य का विषय है, निकासी जो है नगर पालिका का, यानी कुल मिला के राज्य की बात है। तो नीति और क्रियान्वयन के बीच में क्या होती है, थोड़ी देरी हो जाती है। पुराने छोटे जो नए जो मौजूदा जो नाले हैं वो मौजूदा वर्षा को, क्योंकि अब पहले से ज्यादा बारिश हो रही है,
mm की, है ना। कहीं पे 100, कहीं 150, कहीं 200 तक हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैपेबल नहीं है। सामाजिक असमानता की बात करें तो गरीब तबके के जो क्षेत्र है बाढ़ प्रवण यानी फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक होगा, और रिहैबिलिटेशन जो रिसोर्सेज है बहुत कम होगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो अधिक पक्के जो क्षेत्र हैं प्राकृतिक जल निकास को बाधित करते हैं, यानी घर, सबने घर बना लिए तो तूफानी नालियां असफल हो जाएंगी। यानी तूफानी नालियां का मतलब यहाँ पे है जो नालियां बनाई गई है उसको उसको ढक दिया गया, घर से आगे बढ़ा दिया गया। दिल्ली में आप 90% घरों को देखिएगा, उनके घर के आगे नालियां, कई सारी जगह तो यहाँ तक कि कोचिंग वालों ने, जो दिल्ली में जो हमने बाढ़ देखा था उसमें मेन रीजन तो यही था ना कि भाई उन्होंने हर कोचिंग ने अपना अपना आगे बढ़ा लिया है, नाली को ढक दिया है। ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो दिल्ली में डेटा की कमी की बात करें तो भारतीय शहरों के लिए आईडीएफ कर्व्स आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब ये वर्ड मेंस में आना चाहिए। डेटा बेसिकली हमारे लिए ये डेटा ही नहीं है। तो जब हमारे पास, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा हम नियम कानून नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते। कितने लोगों के लिए बनाए, चलो मान लेते हैं कि हमें गुलाब चांद जी को नालियों का निर्माण करना है, पर उनके पास डेटा ही नहीं कि कैपेसिटी एट व्हाट कैपेसिटी, यानी बनवाने की क्षमता है, पैसा है, फंड है, नियत भी है, लेकिन डेटा नहीं है। कहाँ कहाँ पे नालियों की जरूरत है, कितने चौड़ नाली की जरूरत है, कितने गहरे नालियों की जरूरत है। बात समझ रहे हो। तो जिससे अगर बारिश का के मौसम में कहाँ कहाँ से हम शहरों से पानी निकाल सकते हैं, ये योजना कैसे आप बनाओगे विदाउट डेटा। किसी भी जो रूल्स एंड अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। आपको ये नहीं पता कि कल आपको मान लीजिए कि कितने लोग खाना खाने आ रहे हैं, आपको खाना बनाना आता है लेकिन आपको बताया ही नहीं गया कि कितने लोग के लिए खाना बनाना है, क्या आप बना लोगे। आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई 1,000 लोगों के लिए बनाना है, तो हो सकता है 2 लोग आए, तो हो सकता है कि 2 लोग का बनवाया जाए, 1,000 लोग आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट। चलो, सो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश या रणनीतियां भी, कुछ जो स्ट्रैटेजी है जिससे एनडीएमए का नेशनल लेवल पे ये राज्य और शहरों को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद करता है। बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र जो है ये दैनिक बुलेटिन भी जारी करता है, डेली केंद्रीय आयोग है जो, ठीक है। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी इंटरफेयर की हम बात करें तो वेब जीआईएस आधारित प्रणाली है आई फ्लो मुंबई एंड सी एफ ब्लोज चेन्नई। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, प्रणालियां हैं जिससे बाढ़ का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। जब कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, कितना हुआ है, किस एरिया में क्या स्थिति है, मौसम जल वैज्ञानिक और हाइड्रोडायनामिक्स मॉडल के साथ चेतावनी जारी की जा रही है। डॉपलर वेदर जो रडार है, यानी मौसम मिशन मौसम के पूर्वानुमान को ये थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें कि रिचार्ज कितना हो रहा है, पुनर्भरण जिसको कहते हैं, तो ये अगर मास्टर प्लान 2020 की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ वर्षा जल जो है, जल संचयन संरचना, यानी जो वाटर बॉडीज, ऐसे वाटर बॉडीज, जल संचयन संरचना का मतलब ऐसे वाटर बॉडीज का मतलब कि झील है, तालाब है ना, नदियां, नाले, इन सब में अगर हम बात करें तो 185 बीसीएम जल का दोहन हो रहा है, यानी इसको फिर से रिचार्ज किया जा रहा है, ठीक है। वाटर बॉडीज का डेवलपमेंट की बात करें तो अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रति जिले 75 जल विकास डेवलप किए जा रहे हैं। अब एक जिले में अगर हम बात करें 75, सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन बहुत कम है, कुछ नहीं होगा इससे। पहले इतना तो बनवा लें। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितने तालाब है, कोई किसी ने देखा होगा है, सीमेंटेड नहीं, शायद एक भी नहीं, या होंगे तो 2-4। जहां स्टीमर वगैरह चलते भी हैं जैसे 1-2 जगह पे, वो बेसिकली वहां क्या चल रहा है, वो पक्के में है, उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है,
सीमेंटेड कर दिया गया है। तो जो शहरी अवसंरचना है इसमें अमृत 2.0 से नाले को मजबूत करना हो, वर्षा जल संचयन से जोड़ना हो, ये सब भी अब ध्यान दिया जा रहा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ग्लोबल लेवल पे जो है, जैसे सिंगापुर का जो एबीसी कार्यक्रम है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। वियना का जो डेन्यूब, जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब, वो सिस्टम जो है जिसमें 21 किलोमीटर राहत का जो राहत चैनल है, ये अतिरिक्त बाढ़ जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। चीन का जो स्पॉन्ज सिटी है, परमीएबल जो सतहें हैं, यानी उसको बारिश के पानी को सोखने के लिए, है ना। आर्द्र भूमि है, जल मार्ग है, प्राकृतिक अवशोषण की नकल करते हैं। तो कुछ हम इस तरह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम उसको अपने देश में भी क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बहुत हाई फाई चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिस करके बताया जा चुका है कि भाई ये सक्सेसफुली है। जैसे S400 सक्सेसफुली है तभी तो हमने परचेस किया, उसी तरह से ये तरीका भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है। डेनमार्क का ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन जो है, विलो पैनल और प्लांटर के भवन से जल बहाव को प्राकृतिक रूप से उस की प्रक्रिया कर रहा है, यानी प्राकृतिक भी नहीं, ऑटोमेटिक ये फ्लो भवन ऐसा बनाया गया है कि पानी का जो उसका वेस्टेज है वो ऑटोमेटिक एक बड़े से नाले में चला जाए, उसको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, इंक्लाइंड तरीके से। विलो पैनल क्या है भाई, इस तरह से घर बना दिया गया है, बर्फ है पिघली जमीन के अंदर, जमीन से सीधा ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और भी तरीके हैं, जैसे कि कंटूर, देखिए कंटूर मैप, ये आपसे यूपीएससी ने भी पूछ रखा, कंटूर बंडिंग पूछा है उन्होंने, अगर याद हो तो, जो 2013 में शायद ये ज्योग्राफी में है। ठीक है। इसके अलावा नाला विस्तार हो, क्रॉस ड्रेनेज कार्य है, पंपिंग क्षमता सुधार है, यानी कुछ अगर पंपिंग क्षमता का मतलब कि भाई पाइप हमने डाल दिया इस एरिया में, ये एरिया मतलब बहुत ही नीचे है, सतह से नीचे है, कोई भी सतह ऐसे तो फ्लैट नहीं होती है, कोई सतह ऊंची है तो कोई सतह नीची है, ऐसे है, तो यहां वाले एरिया से पंप करके पानी निकालना। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये मेंस के लिए था, बेसिकली इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया है। अब प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई इनमें से कौन सा कार्य जो है, या कौन सी तकनीक है जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कौन सा नहीं। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से भी देखा है प्रीलिम्स में आते हुए, जिसको हम लोग अमूमन, मैंने भी क्या किया है, इसको इन्वायरमेंट से जोड़ के रख दिया है, क्योंकि इसके लिए अलग से हम, जबकि प्रीलिम्स वाले में अगर थोड़ा सा उसको हम ब्रॉड वे में देखें तो एनवायरनमेंट में ही डिजास्टर मैनेजमेंट मैं पढ़ा देता हूँ, या हर जगह पढ़ाया जाता है, पर मेंस में ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा ना। क्लियर है सभी को? आंसर करके कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एफएओ का GIAHS कार्यक्रम जो है, घास है कि क्या है, ठीक है, इसमें अब नए जो है 6 नए स्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये वैश्विक कृषि धरोहर प्रणाली है, ये ग्लोबल लेवल पे, और ये रिलीज कौन कर रहा है? ये एफएओ। कृषि से संबंधित है, ऑब्वियस है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रणाली है इसको डेवलप किसने किया, तो एफएओ ने किया। कितने को जोड़ा गया? तो 6 स्थल को जोड़ा गया। अब वो 6 स्थल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। ब्राजील में एर्वामेट जो है, ये पौधे का पारंपरिक कृषि वनीकरण तंत्र है। कृषि भी होगा और वन भी, दोनों साथ साथ चलेंगे, ये सिस्टम काम करता है ब्राजील में। ये सभी के सभी प्रीलिम्स और एनवायरनमेंट में अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें 26 के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन का मोती शंख, सफेद चाय, नाशपाती के लिए विशेषीकृत कृषि प्रणाली। ठीक है। मैक्सिको की कृषि प्रणाली जो है, जो खाद्य फसल और जैव विविधता का संरक्षण करती है। स्पेन का लंजारोटे जो द्वीप है, एक आइसलैंड है उनका, ज्वालामुखी परिदृश्य
में विशिष्ट एक उनका, यानी उस पर्टिकुलर वोल्केनिक एरिया है, उस एरिया में जो आदिवासी रहते हैं और वहाँ जो आदिवासी नहीं है बेसिकली, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वो जो अडेप्टेशन किया उन्होंने एग्रीकल्चर का, वो उसी के अकॉर्डिंग किया है। अब आप बोलोगे ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, या ज्वालामुखी नीचे गर्म हो रहा है, भाई फिर भी आप सीन में आप एग्रीकल्चर कर पा रहे हो, तो वो क्लाइमेट को अपने साथ लेके कर पा रहे हैं। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब इस कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। 2002 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये शिखर सम्मेलन जो था, उसमें किसानों को भी वैश्विक खतरों से बचाने के लिए बेसिकली, और कृषि प्रणाली क्या क्या है, चाहे पारिवारिक हो या किसी भी तरह की जो पारंपरिक जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उसको प्रिजर्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई क्लाइमेट चेंज और जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे बायोडाइवर्सिटी है, उसको जो लॉसेस हो रहे हैं, उस लॉसेस को हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और पारिवारिक खेती की रक्षा कैसे करें। यानी कि भाई अब लोग खेती से करना छोड़ के उस एरिया से ही माइग्रेट हो गए, ठीक है, या जलवायु बायोडाइवर्सिटी ही खत्म हो गया कृषि करने से, ये भी नहीं होना है। दोनों को कोएग्जिस्टेंस की बात होती है ना, साथ साथ चलने की बात। देखो, एक कंजम्पशन मैंने आज मॉर्निंग वाली क्लास में भी बताया है, अगर किसी को याद होगा तो कमेंट करके बताना। तो अप्रोच क्या है इसका, किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करे, पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना, या फिर कृषि उत्पादों, कृषि पर्यटन या अन्य अवसरों के लिए बाजारों का समर्थन करना, ठीक है। 28 देशों ने में ये टोटल अभी तक अगर हम बात करें वर्तमान में, तो ये स्थल है। अब भारत में बात करें, फिर एक सवाल उठता है कि क्या भारत में ऐसा कोई नहीं है, कोई स्थल? बिल्कुल है। कश्मीर में केसर धरोहर है, उड़ीसा में कोरापुट जो है पारंपरिक कृषि प्रणाली है, केरल का कुट्टानाडा समुद्र, ये जब समुद्र मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है, तो जमीन यहाँ पे है। अब ये कैसे समझिएगा, ऐसे समझिए इसको, ये है आपका केरल, ठीक है। समुद्र का लेवल जो है ना, ये 3D मॉडल में देखिएगा तो ये ऊपर है, मतलब ये ऊंचा है, और ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये समुद्र से भी नीचे है, यानी ये समुद्र है और यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, जमीन है ये। तो ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूछना ही पूछना है, कहीं नहीं जाएगा ये पूछा जाएगा। क्लियर है? तो अब ये कार्यक्रम है क्या भला भाई, ये कार्यक्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कार्यक्रम क्या है, एक कोई एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है बेसिकली, ऐसे क्षेत्र है या ऐसा एक तंत्र है बेसिकली, सिस्टम है जो सामुदायिक भूमि के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन को बताते हैं। ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अब 18 में पूछा गया, मिसबा जी ध्यान दीजिएगा, अब 18 में पूछा गया, तो करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे तो कभी ना कभी पूछा गया, लेकिन उसी के डायमेंशन को लेकर। अगर मैं घास कहूं, या घास ही सब कहेंगे इसको, तो इसमें और डायमेंशन क्या हो सकता है, यूपीएससी भी ये घुमा के पूछ लेगा। क्लियर है? चलिए, इसलिए करंट अफेयर से इतने ज्यादा टॉपिक जब मेरे रिपीट होते हैं, उसका रिपीट होने की वजह यही है, ठीक है। अब असाधारण जैव विविधता की बात करें, कई बार आप लोगों को लगता भी होगा कि टॉपिक सर ये कहां से पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी ने पूछा है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें शामिल होगा असाधारण कृषि जैव विविधता। असाधारण यानी कि नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल एक तरह से समझिए। पारंपरिक ज्ञान यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो प्रैक्टिस है ये चलती रहेगी। अमूल्य संस्कृति, भूमि से जुड़ी जो परंपरा और धरोहर है उसका सम्मान किया जाना, या फिर सुंदर परिदृश्य, ये तो होना ही होना है ना। तो प्रबंध करने वाले लोग कौन कौन होंगे, चाहे वो किसान भी हो सकते हैं, पशुपालक भी हो सकते हैं, मछुआरे भी हो सकते हैं, वन समुदाय भी हो सकते हैं। और कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, ऑब्वियस है आजीविका और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हम पर्यावरण की अनदेखी करके फूड सिक्योरिटी को बढ़ा नहीं सकते, वो कमतर ही होगी, है ना। तो दोनों में सामंजस्य जरूरी है। तो पारंपरिक और पारिवारिक जो कृषि है की रक्षा की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई है, ऑब्वियस है फूड सिक्योरिटी के लिए। भाई
फूड सिक्योरिटी के अलावा फिर जो ट्रेड होगा उसमें आय की सुरक्षा भी होगी। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो परंपराओं का संरक्षण होगा, आधुनिक कृषि का के विकल्प को उपलब्ध करवाया जाएगा उसमें, कि भाई आप इससे अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा तरीका है, जैसे एक जंगलों में एक खेती प्रैक्टिस की जाती थी बहुत पहले, अभी भी कुछ समुदाय करते हैं, जंगल को काटते हैं, 5 साल खेती करते हैं, उसके बाद जब वो बंजर होती है तो फिर आगे मूव करके फिर अगला 5 किलोमीटर का जंगल काटते हैं। क्या कहते हैं उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? खेती के उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेरी गुड। हिस्ट्री में भी बता रखा है मैंने। तो नवाचार का आधार क्या होगा, यानी इनोवेशन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में, हाँ नॉर्थ ईस्ट में भी है, झारखंड में भी है। ठीक है, तो नवाचार का आधार क्या होगा, भारतीय भविष्य की जो कृषि तकनीक की को एक फाउंडेशन देना, ताकि हम आने वाले समय में हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सके। क्यों आज सब लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, रीजन क्या है? पारंपरिक खेती की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? दोनों में डिफरेंस है, बता चुका हूं मैं। तो आज परिवार हो या पारंपरिक खेती को बनाए रखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स या चैलेंजिंग काम हो गया। क्यों? सबको जॉब चाहिए, किसान कोई बनना नहीं चाहता। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1928 में तक पारिवारिक खेती का दशक घोषित किया। तो अब आपको क्या लगता है, यूएन ने कर रखा है तो यूपीएससी नहीं पूछेगा? ये 28 तक पूछा जा सकता है, हालांकि ये एवरग्रीन है, 28 के बाद भी रहने वाला है। क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए, आइए अब हम संक्षिप्त समाचार पे चलते हैं। EIA बहुत कई बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछ लिया जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ये क्या बला है, तो ये एक प्रोसेस है जो कोई भी डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसकी किस कीमत पे कर रहे हैं। यानी जब आप मान लीजिए कि एक जगह पे मिसबा जी को घर बनवाना है, एक बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाना है, तो पहले उसका बिल्डिंग बनाने से पहले उसका क्या था, उसका इन्वायरमेंट क्या था, ठीक है, वहां के आसपास से, और संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। मान लीजिए जंगल है, अब जंगल काटेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जीव जंतुओं पे, अब उस जंगल के आसपास अगर कोई समुदाय, कोई कम्युनिटी रह रही है तो उस पर क्या पड़ेगा, अगर कोई तालाब है, झील है, तो उसको सुखाना पड़ेगा, तो वहां से जो वाटर बॉडीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबका असेसमेंट करना होगा पॉसिबल का। तो वो जो इवैल्यूएशन जो किया जाता है उसी को कहा गया है EIA। सभी को क्लियर है? चलिए, तो इंपॉर्टेंस है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगा, ऑब्वियस है। तो ये हानिकारक जो पर्यावरणीय प्रभाव की को आइडेंटिफाई करके उसको उसको पूर्वानुमान लगा के प्रोडक्शन करके और उसका मिटिगेशन करता है। संबंधित क्षेत्र पृथ्वी विज्ञान, जीवन विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, तीनों में, जैसे कि हम इसके क्षेत्र बहुत ब्रॉड है, जल, पृथ्वी, वायु, मिट्टी, भूविज्ञान, स्थलीय और जलीय दोनों, सामाजिक विज्ञान में मानव संस्कृति, धरोहर और परिदृश्य, नहीं उसकी किस पर्वत है, मान लीजिए चला आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी, माइनिंग स्टार्ट किया और बिना इवैल्यूएशन करके कि पर्यावरण पर क्या इसका इफेक्ट पड़ने जा रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कानूनी आधार क्या है, इसको ये अनिवार्य किया गया कि भैया 2006 में ही इसको अनिवार्य कर दिया गया था कि कोई भी आपको अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो पर्यावरण, एनजीटी फिर 2010 में भी आया, पर्यावरण की मंजूरी अलग से लेनी पड़ेगी। तो कैटेगरी A और B बना दिया गया, जैसे एक नेशनल लेवल की, दूसरा यूटीज एंड स्टेट के लिए है। तो केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, और राज्य अगर केंद्र स्टार्ट करा तो मान लीजिए बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, केरला है, तमिलनाडु है, कोई ऐसे स्टेट भी है, या आपके लद्दाख है, कश्मीर है, ये सब यूटीज में आ रहे हैं। तो जिन राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण जो है, जो स्टेट लेवल का है ना, उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी अगर स्टेट लेवल पे है तो।
नेशनल लेवल पे तो केंद्र सरकार, राज्य स्टेट लेवल पे तो राज्य सरकार, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट भी दिया है वन शक्ति बनाम भारत संघवाद में। इसके केस स्टडी है कि रेट्रोस्पेक्टिव एक्स पोस्ट फैक्टो। अब ध्यान रखिएगा, मजेदार चीज, मजेदार चीज, पॉलिटी का सवाल है ये, इसको पॉलिटी में आना चाहिए था, चलिए ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने खनन परियोजनाओं के लिए पूर्व व्यापी या पश्चकारक पर्यावरणीय स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाया है। इसे गैर कानूनी, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया। पूरा का पूरा एज इट इज रट लीजिएगा। 14 मिसबा जी, 14 में भी आएगा समानता, और 21 भी आएगा, दोनों आएगा। आपने सिर्फ 20 लिखा है, 20 क्यों लिख रहे हैं आप? 21 है ना ये। रेट्रोस्पेक्टिव जो है, इसका क्या, व्हाट डज इट मीन? पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है। मुझे मैसेज कर, हाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा ये वर्ड, इंग्लिश में हिंदी में जिसमें करना है, ठीक है। चलिए, तो पूर्व निर्णय क्या था, यानी कि पहले का जो निर्णय है, एक्स फैक्टो का मतलब क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो, लैटिन वर्ड है। तो ये इसमें इससे पहले भी बताया गया था। 17 में 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृति जो है पर्यावरणीय कानून में स्वीकार्य नहीं है। यानी कि अगर कानून नया बना है, मान लीजिए कोई कानून नहीं है कि भैया जंगल काट दो, सपोज विकास के नाम पे आप जंगल को काटने लग जाओ, तो पहले के अगर उसमें जजमेंट में परमिशन दे दिया गया और बाद में उसको वापस लिया जा सकता है। अगर आपने कानून जब बन गया है और उसके पहले अगर आप जंगल काटते हैं तो वो जस्टिफिकेट, उसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। तो ये पर्यावरणीय जो इन्वायरमेंटल लॉज है उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है मिसबा जी? चलिए, रेट्रोस्पेक्टिव, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। CAQM द्वारा, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आयोग है, कमीशन है ना, पराली जलाने पर एक गाइडलाइंस दिया गया है। तो ये CAQM क्या है भाई? ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है। इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के लिए दिशा निर्देश दिया, ठीक है, क्योंकि ये देश की राजधानी को और उसके आसपास की जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिया गया था। बेसिकली अगर आप देखें, मैप में देखिएगा तो आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैप में देखिएगा तो दिल्ली एक कटोरे के समान है, चारों तरफ से घिरी हुई है। तो कहीं से कुछ भी जलाओ, धुआं यहीं आना है। और यही चीज आपका लद्दाख में भी है। दो ही जगह ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में जो पूरी तरह से कटोरे की तरह, मतलब एक गैस चेंबर की तरह बन जाता है। और ठंड में तो ज्यादा होने वाला है, निकलने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो मुख्य जो निर्देश दिया गया वो क्या दिया गया है? इस आयोग द्वारा कहा गया कि भाई पुलिस और कृषि जो अधिकारियों के साथ विशेष पराली सुरक्षा बल गठन किया जाए, यानी एक टास्क फोर्स गठित की जाए जो उसको एक्टिविटी को रोके। पहली चीज, जितने भी थर्मल प्लांट है, कोयला जहां जलता है, ईट भट्टा है, धान की पराली से बने पैलेट्स को, ब्रिकेट्स का यूज किया जाना अनिवार्य कर दिया कि भैया आप वहां पे, अगर आप आपका जहां कोयले की जगह पे आप पराली जलाओ, उसमें उसका ब्रिक बना दो, धान को, धान का जो पराली यानी भूसा जो है, भूसे का ब्रिक बनाओ और उसको ईटा भट्टे में जलाओ। कोयला जो थर्मल पावर प्लांट है वहां कोयले की जगह इसको यूज करो। और ये अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, ये आयोग ने दिया है तो रूल बन गया। इसके अलावा प्रत्येक गांव की खेती के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ये अनिवार्य वाला वर्ड, ठीक है। ऐसे कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस भी होते हैं जो ओनली वाले या फिर कंपलसरी वाला भी स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है, ये वो है। तो प्रत्येक गांव में खेती योग्य भूमि का एक मैपिंग करके, मैपिंग किया जाएगी, जहां जहां खेती हो रही तो पराली भी वहीं जलेगी। तो इन सीटू फसल विविधीकरण जैसी योजनाएं बनाई जाए। इन सीटू का मतलब क्या है? इन सीटू और एक्स सीटू, एक है इन सीटू, SITU, और दूसरा है एक्स सीटू। तो ये
उस खेत के अंदर ही, और ये इस खेत से बाहर। तो यहां कहा गया इन सीटू। ये टाइगर के लिए, जंगली जानवरों के लिए भी यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। तो इन सीटू फसलों का उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। जहां मान लीजिए कि पराली की जगह अब धान उगा रहे, धान से के अलावा कुछ और कर उगा लो यार। अब टमाटर और प्याज और ये सब उगा लोगे, प्याज उगा लोगे, तो उससे इतना पराली नहीं होने वाला ना जितना धान वेस्टेज निकालेगा। इसके अलावा धान की पराली को खरीद भी लिया जाए, समान मूल्य निर्धारण जैसे हरियाणा ने किया है, पंजाब यूपी भी को भी पालन करना होगा, ताकि लोग जलाने के लिए जो मोटिवेट हो रहे हैं उससे अच्छा है कि वो बेचने के लिए मोटिवेट हो कि यार कुछ पैसा तो मिल रहा है। एक्स में क्या करना होगा, देखो ये इन सीटू की बात थी। एक्स में क्या करना होगा, बेलर रेकर अन्य मशीन का यूज किया जाएगा। ऑनलाइन प्रणाली द्वारा वास्तविक टाइम रिपोर्टिंग, यानी रियल टाइम रिपोर्टिंग भी होगी, कहां पर रैली जल रही है नहीं जल रही है, ठीक है। और मशीनों की सूची को अपडेट करते रहना होगा। फसल अवशेष मैनेजमेंट जो है, सीआरएम मशीन जिसको कहते हैं, उसकी उसका एक लिस्ट है, उसको बार बार अपडेट करते कि ये मशीन हमने लगाई थी, ये लगाई थी। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो की जा सकती है। तो पराली जलाने से क्या है, वायु, हर तरह से इसका नुकसान ही नुकसान है ना। जलवायु पे भी, स्वास्थ्य पे भी, मिट्टी की उर्वरता भी कम होगी, पोषक तत्वों की हानि होगी, मिट्टी में कीड़े हैं वो मरेंगे, है ना। चलिए, क्लियर है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था ये लिख रहा हूं, मतलब केवल आईएएस के लिए अब, है ना। चलिए, अब मैंने वो पूछना बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों ने लिखना बंद कर दिया। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो खुद ही सवाल पूछ लेंगे। चलिए, अब मैंने हथियार डाल दिए, आप लोग जीत गए, मैं हार गया। चलिए, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, एनसीपीओआर, इसका हो गया है 25 वर्ष। ये क्या बला है भाई, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत 1998 में गठित एक संस्था के रूप में हुई थी। गवर्निंग बॉडी में इसमें 13 सदस्य होते हैं, और ये मंत्री जो ये मंत्रालय के सचिव जो है, ये यही इसके पदेन सदस्य अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है। अब ये संगठन करता क्या, नाम से ही मान चल गया कि महासागर का अनुसंधान करेगा, यानी ओशियन का ये रिसर्च करेगा, ठीक है। तो ओशन के अलावा कहां पे स्थित है, गोवा में स्थित है, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये ध्रुवीय यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये देख लीजिए। ध्रुवीय का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दक्षिणी महासागर का रिसर्च करेगा, भारत में शोध केंद्रों को का ये मैनेजमेंट भी करेगा, रखरखाव भी करेगा। जैसे अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका कहाँ पे है, साउथ पोल। आर्कटिक, नॉर्थ पोल। हिमालय, हिमांश, ये तीन, ये भी आपका नॉर्थ, नॉर्थ में, साउथ में देख लीजिएगा। हिमालय वाला जो है ये कहाँ पे है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके तहत भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन का भी नेतृत्व करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डीप ओशन मिशन का नेतृत्व कर रहा है। इसका काम क्या है, तो ये जमीन के अंदर और हाइड्रोथर्मल सिस्टम की खोज करता है। भारत की आर्कटिक नीति जो है 2022 की बनी हुई है। भारत की अंटार्कटिका जो अधिनियम है, ये 2000, ये रूल है, पॉलिसी बनी है, और ये एक्ट बना है, दोनों 2022 में है, ठीक है। तो आर्कटिक अधिनियम भारत में जो गतिविधियों के लिए कानूनी आधार है, उसी के आधार पे ही हमें काम करना है भारत में। आर्कटिक नीति क्या है, ये 6 पिलर्स पे बेस्ड है। तो 6 पिलर भूल जाइए, खाली 6 पिलरों पे बेस्ड है बेसिकली। तो कनेक्टिविटी, शासन, बेसिकली क्या है ये, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, इतना होगा नहीं आपसे, और किसी से भी नहीं होगा। तो यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगी आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगी आर्कटिक नीति किसको सपोर्ट कर रहा है, और अंटार्कटिका जो रूल है वो किसको सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, संभावना इसकी है। तो कानूनी आधार जो है, ये जो अंटार्कटिका जो अधिनियम है, भारत को कानूनी आधार देता है। कैग ईपी, एनवायरमेंटल वाला समिति का गठन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नई सुविधाएं क्या क्या अलैस की गई हैं, ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान प्रयोगशाला तथा भारत का पहला पोलर और ओशन संग्रहालय है। ये कहाँ बनाया गया है, सागर भवन। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर माइनस में, है ना, आइस कोर लैब, और 4 डिग्री टेम्परेचर का न्यूनतम भंडारण,
ये भारत ने अपना ये कर रखा है, बना लिया है। तो ध्रुवीय हिम का पिघलना इतना हंगामा क्यों खड़ा करता है? ऑब्वियस है, क्योंकि विश्व का 70% जो मीठा जल है, यानी ड्रिंकिंग वाटर जो है, उसकी जो उसका जो सोर्स है, वो पिघलने से कोस्टल एरिया पर प्रभाव पड़ रहा है। पानी ज्यादा कोस्टल एरिया में आ रहा है, कोस्टल एरिया नीचे जा रहा है, पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, सी फेस का है ना। महासागरीय बूंदी राजनीति क्या हो सकती है? तो भाई वैज्ञानिक और सामरिक सहयोग लिया जा सकता है अन्य देशों से जो इसी तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो फैसिलिटेटर कौन होंगे भविष्य में? कनाडा, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, मध्य आर्कटिक महासागर में अभियान किया जा सकता है। फैसिलिटेटर जो है वो देख सकते हैं इसको, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपर्टीज आर्कटिक में रशिया का होगा वो भारत का नहीं हो सकता, पहले समझ लेना। जो कनाडा का होगा वो भारत का नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। ये 2025 जो है, ये है क्या भाई? तो सबसे पहले बात देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, इसने रिपोर्ट जारी की थी संस्था ने, और बताया कि मीथेन विश्व भर में मीथेन जो इमिशन जो है उससे उसके जो डेटा है वो रिलीज करता है। तो बताया कि मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। औद्योगिक क्रांति के बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में ये 30% का इसने अकेले कंट्रीब्यूट किया। फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मीथेन का सोर्स क्या है? कृषि, ऊर्जा और कचरा जो है। ऊर्जा क्षेत्र में बात करें तो तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, बायो एनर्जी सब से, और मानव जनित मीथेन 35% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी पेट्रोल जलाओ, कोयला जलाओ, गैस जलाओ, सब में मीथेन कहीं ना कहीं हो रहा है ना। तेल वेल से ज्यादा है, प्राकृतिक गैस से थोड़ा कम है, लेकिन है सबसे। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, तो इस तकनीक को अगर हम बात करें तो तकनीकों में जैसे कि गैस फ्लेयरिंग और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन जो है के माध्यम से मीथेन उत्सर्जन में 50% की कमी संभव है। ये बताया गया है इस रिपोर्ट में, और यही यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, एशियाई शेर की बात करें तो 674 से बढ़कर अब हो गई है 891। तो अभी याद रखिएगा 891 माइनस 674 कितने हो गए भाई? 711। 117 शेर जो है बढ़ गए। अब 117 आपको याद, शेर है टाइगर, मतलब लॉयन टाइगर की बात हो रही है, यहाँ लॉयन की बात हो रही है ना। वो 3500 4000 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे ये अभी 1000 से कम है। तो आप क्या याद रखोगे? अभी भी अंडर 1000 है। तो सबसे ज्यादा जो गिर है, जो शेर है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात वाले में देखी गई है, भीतर बाहर दोनों जगह देखी गई, जो बताता है कि प्रोजेक्ट लायन की सफल हो रहा है हमारा, संख्या बढ़ गई है। और ये हर 5 साल में इसकी जनगणना होती है, सेंसस होता है, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है या गिर रही है ये पता चल सके। प्रोजेक्ट लाइन 2020 में स्टार्ट हुआ है। तो रेडियो कॉलरिंग यानी गले में पट्टा बांध देना, रोग प्रतिरोध प्रबंध और तकनीकी निगरानी जैसे उपाय, जैसे कॉलर है, वीडियो कैमरा है, उससे वाईफाई से लगा के, जैसे शॉप में होता है ना कि भाई आप घर बैठे हैं या कार में ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो आप देख पाते हैं। सेम उसी तरह से पेड़ों में अलग अलग जगह पे वो कैमरा लगा दिया गया है, उसको मॉनिटर किया जाता है उससे। ठीक है, एशियाई शेर की बात करें हम तो एक रहने वाला है बेसिकली सवाना, जो लंबी लंबी घासें होती है, क्योंकि पशु खाने आएंगे, और इसके लिए छुपने का स्थल जो ये है, खुले वन में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। आयुसीएन में बात करें तो ये वनरेबल है, असुरक्षित है, और राष्ट्रीय उद्यान इसका मुख्य आवास होगा, जबकि बारदा वन जीव जो जो है, गिर वाला, ये मुख्य आवास है। बारदा वन्य जीव अभ्यारण्य दूसरा आवास बन रहा है। अब ये बताओ कमेंट करके मुझे कि बारदा कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड डिम्पल जी। तो कानूनी स्थिति स्टेटस क्या है? वन्य जीव संरक्षण अब जो अधिनियम है 1972 में के अधीन एनेक्चर, एक तो शेड्यूल 1 के एनेक्चर 1 और 4 दोनों में है, और साइट में परिशिष्ट 1 में है। साइट का मतलब क्या हुआ?
ये जो साइट परिशिष्ट है, यानी आप इसका अवैध व्यापार नहीं कर सकते पहली चीज, और इसको आप इसका पोचिंग हंटिंग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये आदमखोर है तो उसको मारने, उसको किल किया जाना परमिसिबल है, लेकिन कौन करेगा? अधिकारी करेंगे, कॉमन मैन नहीं। विशेषता, ये अफ्रीकी शेर से थोड़े साइज में छोटे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए। ये अफ्रीकन हाथी से भी भारतीय हाथी छोटे होते हैं। अफ्रीकन हाथी साइज में बड़ा होता है, उसके कान बड़े होते हैं, है ना। पेट पर त्वचा की रेखा है मध्यम, जो आयल आयल यानी साइड, आयल हो गया साइड वाला, जिसमें कान दिखते हैं, और निश्चित प्रजनन हेतु ऋतु इनका नहीं होता है, यानी कभी भी ये इनकी मीटिंग हो सकती है और ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है। संरक्षण की बात करें तो ये जो 8 बिट कैट अलायंस जो था 2023 वाला, अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्लियों का जो गठबंधन है आईबीसी है, इसमें बताया गया, इसको इस शेर को ही संरक्षण करने के लिए बनाया गया। तो ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट है, यानी गिर के बाहर नए आवास ढूंढा जा रहा है, जिसमें कि बारदा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अभी इसको डेवलप किया जा रहा है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश, इसमें भी उसको रियाब किया जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी लगाई गई है, सिम्बा, ई गुजरात फॉरेस्ट, अलर्ट, ये तीनों नाम, ये अलर्ट जनरेशन सिस्टम जो है, ये नाम आप क्या क्या तकनीक यूज किया जा सकता है। और इंटरव्यू वगैरह में, जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए, उन लोगों के लिए होगा ये जो लोग के एरिया में शेर रहते हैं, भले आपके घर में नहीं जाता हो, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में या उसमें जू में नहीं, अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। अब जो दिल्ली से है तो वो शेर तो नहीं देख पाएंगे, चिड़ियाघर में मिलेगा, है ना। चलिए, लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अब हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड की बात हो गई, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, और पूछे हुई चीजों से ही वो फिर से क्वेश्चन बनाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो लद्दाख वन्यजीव संरक्षण विभाग के अनुसार भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या 68% है, और विश्व का सबसे बड़ा समूह, सघन समूह, यानी डेंस हमारे पास है, मतलब हमारे पास नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, हमारे मतलब जितने भी डेंस इसकी जो संख्या समूह में जो रहते हैं ये, उसमें से एक भारत भी है। हेमिस नेशनल पार्क, कारगिल और लेह में ये इनका जो डेंस है वो सबसे ज्यादा देखा गया है। कारण, क्योंकि घास का मैदान है, शिकार के लिए शाकाहारी पशु ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, हिम एरिया है ना, 61% जो है हिम तेंदुए मानव बस्ती के आसपास ही रहते हैं, तभी तो कभी छोटे बच्चे, कभी उनके दुधारू पशुओं को उठा के ले जाते हैं, बकरी भेड़ उठा के ले गए। स्थानीय संस्कृति का संरक्षण, पर्यटन से आर्थिक लाभ और मानव वन्यजीव संघर्ष, जो संघर्ष है, इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। यानी हम खाली सभी हिम तेंदुओं को मार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एरिया भी अच्छा है, दोनों को एग्जिस्टेंस के साथ दोनों का काम निकाला जा सकता है, हमें इस चीज पे फोकस करना है। किसी भी समस्या को वैनिश समस्या नहीं है वो, जिसको हमको समस्या नहीं मानना चाहिए। बेसिकली उनका भी घर है, जैसे पृथ्वी आपका घर है वैसे उनका भी घर है भाई, है ना। बल्कि उनका घर ज्यादा है, आपने उनके घर पे कब्जा किया है, आपका मतलब इंसानों ने। तो पैंथरा यूनिकिया जो है, अगर हम बात करें तो ये 12 देशों में पर्वतीय क्षेत्रों में रहेंगे। भारत में ये हिमालयन वाला एरिया है। ठीक है, सभी आप देख सकते हैं। आईयूसीएन में इसका स्टेटस देखें तो असुरक्षित है, वनरेबल है। साइट में ये भी वन में, परिशिष्ट वन में, एनेक्सर वन में है। सीएमएस की अगर हम बात करें तो ये परिशिष्ट वन में है, और वन्य जीव संरक्षण सूची में का जो शेड्यूल वन है इसमें ये शामिल है, यानी कि आप इसको पोच नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, ठीक है, शिकार नहीं कर सकते, या फिर आप उसका ट्रेड नहीं कर सकते कि खाल उतार ले, लेके चले गए, पुलिस ने पकड़ दिया, जेल। चलिए, आवास की बात करें तो 3 से 5,500 मीटर की ऊंचाई वाले पथरीली ढलानों पे भी रैंप मिल जाएगा आपको, ये देखने को। प्यारा सा जानवर है ना, एकाकी अकेला रहना पसंद करता है, और ये शाम को बेसिकली एकदम, भोर का मतलब हो गया यहाँ पे, एकदम मॉर्निंग 4 बजे देखने को मिलेगा आपको, अटैक करेगा, या जब सूर्य ढल रहा होगा सनसेट के समय में। यानी रात में कुल मिला के ये छिपने के लिए ये वर्नेबल है। तो संरक्षण पहल क्या क्या किया गया इंडिया के द्वारा?
प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया है, डेट देख लीजिएगा। IBCA का एक गठबंधन में भी भारत शामिल हो चुका है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोडक्शन, यानी जो GS लैब करके है ये प्रोग्राम है, उसमें भी भारत शामिल है। बिश्केक योजना जो है 2017 का, और समरकंद प्रस्ताव प्रपोज जो है 2024 का, ये भी संबंधित है किससे? स्नो लेपर्ड से। कल को आपसे पूछ लेगा यूपीएससी, समरकंद प्रस्ताव 2024 इज रिलेटेड टू, आप कहोगे वेरी सर ऐसा करते हैं। क्या कह रही मिसबा जी? कैमोफ्लाज भी आप कह सकते हैं मैडम जी इसको। अपने आप को पूरा वो ढाल लेता है, वो दिखता नहीं है जल्दी। कैमोफ्लाज की तरह जो आसपास का क्षेत्र है उसमें ये छुपाने में बहुत उस्ताद होता है ना। चलिए, मतलब उस्ताद का मतलब उस्तादी करने में चले जाइएगा, उठा के ले जाएगा ना तो। चलिए, ऑपरेशन ओलिविया बहुत इंपॉर्टेंट। ये ओलिविया उड़ीसा में 1980 के दशक से ही चल रहा है। मैडम जी, ये शेर भी होता है, ये लोमड़ी भी होता है, ये जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो सब यही हैं। तो स्पेशल इसी के फीचर है, ऐसा नहीं है ये। वो क्या कहते हैं, लकड़बग्गा भी ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो जो भी ओमनीवोरस अगर हम बात करें, जिनके कैनाइन होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं हाड़ के खाने वाले, वो सबका फीचर एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। ठीक है, चलिए ऑपरेशन ओलिविया की बात करें तो ओलिविया में रेडले कछुए की रक्षा करने के लिए बनाया गया। हर वक्त ये इसे नवंबर से मई तक संचालित किया जाता है, हर वर्ष। लंबा टाइम है क्योंकि ये उनका मेटिंग और अंडा देने का टाइम होता है बेसिकली। गहिर माथा उड़ीसा में है। गहिर बीच, ऋषिकुल्या नदीमुख, देवी नदीमुख, ये सब अंडे देने वाला स्थल है। 8 लाख से अधिक कछुए, यानी अरीबाड़ा, जिसको सामूहिक रूप से यहाँ पे अंडे देने के लिए ही आते हैं ये। तो ओलिव रिडले जो कछुए हैं ये उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाएंगे, मैक्सिको की खाड़ी में नहीं पाए जाते हैं। तो यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे? स्टेटमेंट। और जो मैं स्टेटमेंट जब मैं कहता हूं यूपीएससी पूछेगा या इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप बगल में तुरंत कॉपी में लिख सकते हैं। तो उससे आपकी मेहनत 60% कम हो जाएगी जब आप दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये भी लिखना स्टार्ट कीजिएगा, या करते ही होंगे आप लोग, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ एक्टिव रहते होंगे, नींद नहीं आती होगी आप लोगों को। तो ऑलिव रिडले जो कछुए हैं, ये बेसिकली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि ये उष्ण कटिबंधीय का मतलब गर्म महासागरों में पाए जाएंगे और विश्व के तमाम खाड़ी में पाए जाएंगे। क्या ऐसा है? जवाब है नहीं, मैक्सिको खाड़ी में नहीं पाए जाते, और भी जगह नहीं पाए जाते, कछुआ नहीं मिलेगा वहां पे। तो आईयूसीएन में ये वर्नेबल है, यानी असुरक्षित है। साइट में अवैध व्यापार नहीं किया जा सकता। जो स्मॉल साइज का जो नहीं है, एक 100 ग्राम वाला कछुआ देखने को मिलता है, आप उसको चेक कर लो एक बार, कहीं से खरीद के ले आओ और पुलिस को बताओ कि मैंने ये खरीदा है, आपको जेल हो जाएगी। एक तो मिलेगा नहीं, और मिल गया और आपने परचेस कर लिया और किसी ने कंप्लेन कर दी, कोई घर में आया देखा कि अच्छा ये कछुआ पाल रखा है, आपको जेल हो जाएगी। व्यापार नहीं कर सकते। चलिए, तसापर चू संरक्षण रिजर्व, ये कहां पे है? तसारपा चू संरक्षण रिजर्व जो है ये है आपका हिमाचल में। इसको सबसे बड़ा, अभी तक भारत का सबसे बड़ा संरक्षण स्थल घोषित किया गया है। कहां पे? हिमाचल में। लद्दाख मत मार दीजिएगा। उनाम नदी और चारपला हिमाचल में ही है, ये दोनों की सीमाओं पे हैं। सीमाएं अगर हम बात करें तो लद्दाख शेयर कर रहा है। ठीक है, पश्चिम इसका ऊपर नीचे दाएं बाएं सब है। अब ये याद नहीं रहेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। जो याद नहीं रह सकता, इतना फैक्चुअल अगर यूपीएससी पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं,
इतना फैक्चुअल पूछ रहा है यूपीएससी आपका क्या कहते हैं उसको, एनवायरमेंट में, तो डेफिनेटली वो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा। मुझे सिंगल दिखाइएगा, एक भी गलत नहीं है, आज तक नहीं है। वो सिर्फ प्रेशर में आप उसको गलत मान सकते हैं, डाउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चंद्रताल अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किब्बर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है ना, अलग से देख लीजिएगा। प्रसिद्ध क्यों है ये हिमाचल वाला, स्पीति घाटी में है, किस घाटी में है? तो प्रसिद्ध क्या है, ये हिम तेंदुआ का निवास स्थल है। घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, माउंटेन में कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, भूत की तरह होता है, ये पर्वतों का भूत कहा जाता है इसको, कभी सामने आएगा कभी गायब हो जाएगा। दुर्लभ पक्षी भी मिलेगा, रोज फिंच मिलेगा, इसमें तिब्बती रॉबिन मिलेगा, पक्षी है ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को दिखता है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, याला हिमनद मृत घोषित हो गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। याला हिमनद जो है नेपाल में है बेसिकली, ये 66% तक सिकुड़ गया था। आपका जो ये एक हिमनद उड़ गया था आपका, वहां क्या नाम है, इटली में, गार्डा, ठीक है, अगर याद हो तो, गुलाब शारवी जी। तो ये इसको फ्यूनरल वो आयोजित किया गया था कि ग्लेशियर अब मर चुका है, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार। ठीक है, तो ग्लेशियर फ्यूनरल क्या है भाई, तो ये देखिए, ओकजुक जुकल हिमनद है, पहला ग्लेशियर फ्यूनरल इसका सबसे पहले हुआ था आइसलैंड में ना, मतलब ये कि भैया मर चुका है, अब चलो अंतिम संस्कार करते हैं। गार्डा इज अ लेक, ऑब्वियस है ये हिमनद है, बट ये मृत घोषित हुआ है, वो भी मृत ही घोषित हो रहा था, सूख गया था पूरा ना जी। हम्म, पिजोल स्विट्जरलैंड में, 19 में क्लार्क अमेरिका में, आयो आयो लोको है मैक्सिको में, गार्डा लेक, अरे वेनेजुएला कहां से आ गया भैया, इटली है, बोल तो रहा हूँ इटली, वेनेजुएला कहां चले गए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए। इटली वाला भाई, उफ, चलिए जल्दी से मुझे क्रॉस चेक करके बताइएगा क्या है, गार्डा इटली में है भाई, फिर कौन बोल रहा है वेनेजुएला? चलिए, अच्छा ये वाला पूछा है क्या आपने, ये कहाँ पर है, एक हिमनद कहाँ था ये, नहीं अभ्यारण्य, ये मैंने पूछा कि ये कहाँ पे है, इतना गड़बड़ मत कीजिए भाई। चलिए परिणाम की बात करें हम, तो ग्लोबल वार्मिंग में तेजी, अल्बेडो का प्रभाव कम, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है इसको। और क्या हो रहा है, यानी कोई क्लाइमेट चेंज में जब हिमनद सूख गया, तो अल्बेडो का प्रभाव कम, अल्बेडो का मतलब क्या हुआ, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, ये पूरा एरिया बर्फ का था, सूर्य की रोशनी आई वापस चली गई, अब बर्फ यहीं तक है, तो अल्बेडो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? भाई अल्बेडो का प्रभाव डिक्रीज है, कम होगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब इसको ऐसे वाइस वर्सा समझिए कि जितना ज्यादा बर्फ रहेगा, अल्बिडो अगर ज्यादा हुआ, तो एल्बिडो ज्यादा होने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए, उतनी ज्यादा जो रेडिएशन है वो बाहर की तरफ चली गई, पृथ्वी से बाहर चली गई, ठीक है, और एल्बिडो कम है, तो उतना ही जो रेडिएशन है वो पृथ्वी के अंदर आ जाएगी, ये बात समझ में आई। समुद्र जल में 2001 में ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा भी हो चुका है। अगर वाटर साइकिल की बात करें तो ये पृथ्वी का 75% मीठे पानी का सोर्स है, और यही सूख रहा है। तो गोल्फ में और हिम, यानी ये बात करें हम, लैंड स्लाइडिंग या जो बर्फ का टुकड़ा जो खिसक जाता है ना, तो ये घटनाएं जिससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगती है, वो इसका रीजन यही है। वैश्विक लेवल पे अगर हम बात करें, ग्लोबल लेवल पे, तो यूएन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है, और यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय, 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है, और यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय, 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है, और यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय, 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है, और यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है
अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम को आयोजित करता है। कौन करता है? यूनेस्को करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे आप कंफ्यूज रहिएगा, मुझे पता है। यहाँ पे यूनेस्को की जगह पे अगर मैं कह दूं कि अभी आप लोगों को कि वर्ल्ड वाटर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसा कुछ नाम बता दूं, आप सीधा बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। गलत हो जाएगा। यूनेस्को है। ये यूपीएससी पूछेगा आपसे। यूनिक है ये। तो भारत ने अपना इनिशिएटिव क्या लिया है? भारत ने इनिशिएटिव लिया है राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी मिशन, ये चला रहा है। हिमालय हिमालय क्रायोस्फीयर कार्यक्रम, INCOSI और गोल्फ अलर्ट दिया जा रहा है। हिमांश अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। ये हिमांश कहाँ पे है, नॉर्थ या साउथ, ये बताना था आपको। अभी मैंने आपको होमवर्क दिया है। और एंड ARC जो है ये 14 में, ये आर्कटिक की निगरानी के लिए भारत सरकार अपने प्रोग्राम को चला रही है। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार चला रही है। छोटे छोटे में काम बन गया आपका। क्लियर है? अच्छा, सोनर, एक मिनट, और कितना है भाई? बोलते बोलते अब इतना स्पीड बोलने की आदत थी नहीं। चलिए, ज्यादा नहीं है, इसको निपटाते हैं। 4, 5, अरे रे रे, मेरा तो हिम्मत ही टूट रहा है। जी हिमांश, नॉर्थ, नॉर्थ क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ पे स्थित है? ये जो ये बनाया जा रहा है जो रिसर्चर वाला, HP में। हम्म। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। बोलते बोलते मेरी मतलब सोलर पैनल दक्षता मानक स्टैंडर्ड जो है, यानी सोलर पैनल जो सोलर के लिए लगाया जा रहा है, जो प्लेट लाइट लगाई जा रही, वो किसी स्टैंडर्ड की तो होनी चाहिए। तो उसके लिए ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन्होंने उसके लिए थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, बेसिकली ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए अपना जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, तो ALMM भारत सरकार की मान्य सूची है, यानी स्वीकृत मॉडल है। और निर्माता सूची कौन बनाएगा, ठीक है, और कौन से मॉडल को बनाएगा। ठीक है, तो प्रमुख बदलाव किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 2026 के लिए, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए। वो क्या है वो समझिए। पहले क्या मानक था? क्रिस्टलीय सिलिकॉन होना चाहिए 19%, कैडमियम टूलाइड जो होना है वो 18% होना चाहिए था। यानी दो ऐसे कह सकते हैं, कैडमियम और क्रिस्टलियन जो है ये 18% होना चाहिए था। अब नया माना कि दोनों एक 19 है एक 18 है, अब दोनों के लिए 18 कर दिया गया है। बस इतना, और कुछ भी नहीं। लागू क्षेत्र क्या है, कहां कहां लागू किया जाएगा? यानी कम ऑफ ग्रिड प्रणाली में, जैसे कि 200 वॉट का केवल केवल 200 वॉट से कम अगर ग्रिड प्रणाली है, ऑफ ग्रिड प्रणाली है। ऑफ ग्रिड प्रणाली किसको कहते हैं? जहां लालटेन हो या सौर सोलर वाला, सोलर लालटेन, स्ट्रीट लाइट है, छोटे सौर ग्रिड पंप, पंखे आदि के लिए ये केवल 200 वॉट तक के लिए। अब प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के लिए रूफ टॉप, यानी आपका घर मतलब सिंगल घर की बात नहीं है, जैसे कम्युनिटी सेंटर है, बड़ा बड़े ये हैं जहां बिजली की खपत ज्यादा होती है ना, तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जैसे रूफ टॉप सोलर और कृषि पंप इससे प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, नई श्रेणी में क्या है? उपभोग स्थल के पास ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा, यानी जहां पे ये प्रोड्यूस किया जा रहा है वहीं पे खर्च हो जाए। यानी मान लीजिए आप अपने घर के ऊपर में एक एंटीना लगा देते हैं सपोज, तो आपके घरों में बिजली मिल जाएगी। चिंताएं क्या है? क्योंकि ऊर्जा उत्पादन अभी कम हो रहा है और पैनल जल्दी खराब होने की संभावना है, क्योंकि क्वालिटी अभी, क्योंकि नए नए अभी चीजें बन रही हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है, क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती ऊर्जा जरूरी है, उतना पे बैक वो पे नहीं कर सकते। छोटे निर्माताओं को भी थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हर चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे, है ना? ऑफ ग्रिड क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विस्तार करना होगा हमें, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसलिए नियम शिथिल किए गए हैं। मल्टी ऑप्शनल की बात करें या तकनीक अपनाने पर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डेनमार्क में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मैथनॉल संयंत्र जो है डेनमार्क में स्टार्ट हुआ है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस में एक आध लाइन लिख सकते हैं, इस फैक्ट को लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये मेथनॉल क्या है, तो ये शिपिंग और रासायनिक उद्योग में बहुत से बहुत मतलब कठिन से क्या होता है, डिकार्बोनाइज क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने के लिए एक आशाजनक ईंधन माना जा रहा है। तो ई मेथनॉल है क्या, ये हरा हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन पर और कब्जा किया गया, CO2 मिलाकर बनाया गया कम कार्बन ईंधन है, यानी कुल मिला के मेथनॉल डाल देते हैं, ठीक है, ईंधन में, तो थोड़ा सा कार्बन जनरेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम जनरेट होगा। उसका प्रोसेस क्या है, तो CO2 प्रोसेस छोड़ दीजिए कुल मिला के, या फिर ऐसे समझ लीजिए एक बार, रटने की आवश्यकता नहीं है इसको। कुल मिला के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से पानी को हम अलग कर लेंगे और उसका हाइड्रोजन बना लेंगे, फिर CO2 पर उसकी बम्बार्डिंग करवा देंगे, और औद्योगिक स्रोतों से ये CO2 कहां से लेंगे, औद्योगिक स्रोत से, हवा से, और मेथनॉल को जो हमको सिंथेसिस करना है उसके लिए हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के को दबाव में एक कैटलिस्ट रिएक्टर में डालकर मेथनॉल बना लेंगे। प्रोसेस यही है, सिंपल सा। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई भी हम बहुत मेजर चेंजेस नहीं करेंगे, फिर भी हम इसका यूज कर पाएंगे। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में और प्रेशर दोनों, दाब पे और तापमान पर इसको स्टोर किया जा सकता है, यानी स्टेबल, दोनों दबाव भी सेम हो, तापमान भी सेम हो, तो उसको स्टोर किया जा सकता है। और मल्टी मॉडल है ये, सीधे उपयोग या अन्य ईंधनों में इसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। कहीं स्टोव में जला लिया, ठीक है, कहीं हीटर जला लिया, इस तरह से। तो यूज शिपिंग उद्योगों में इसकी भूमिका है। गैसोलीन और केरोसिन का ये अपोजिट है, सड़क है, सड़क और वायु परिवहन में भी इसका यूज किया जा सकता है। चैलेंजेस ये होगा कि भाई कोयले की तुलना में ये महंगा है मेथनॉल, क्योंकि इसको जनरेट करना होगा, बनाना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा की कॉस्ट अभी बहुत हाई होने जा रही है, अभी तो 60% तो अभी भी कोयला है ना, इसकी वजह से। तो उत्पादन में वर्तमान हमारे पास अभी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो भारत में इसके लिए कार्यक्रम भी बना रहा है नीति आयोग, जिसका उद्देश्य है कोयला या अपशिष्ट जो है CO2 को मेथनॉल में बदलकर तेल आयात और उत्सर्जन को कम करना, यानी कि हम इंपोर्ट कम करेंगे तो डॉलर बचेगा। लगभग 50 लाख नौकरियां जनरेट होगी इसके लिए, यानी पूरा एक सेटअप बैठाना है तो 50 लाख तक नौकरियां लोगों को मिल जाएगी अलग अलग तरीकों से। मेथनॉल को मिश्रित करके LPG में सालाना अगर मिलाते हैं, LPG में अगर मेथनॉल को भी मिला देते हैं तो लगभग हम 6,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं। यानी कुल मिला के अभी तक हम पेट्रोल की बात कर रहे थे, पेट्रोल में बायोडीजल मिला रहे हैं, तो पेट्रोल 20% तक हमने बायोडीजल मिला लिया, 80% ही पेट्रोल यूज कर पा रहे थे, अब LPG में ये आएगा, अब ये LPG के लिए हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है? चलिए, क्षेत्रीय एकीकृत बहु आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, RIMES, ये बेसिकली एक आपदा तैयारी के लिए है। श्रीलंका में हुई थी, चौथी मिनिस्ट्रियल लेवल पे एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस प्रणाली के बारे में बात करें तो ये बॉडी 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और जितने भी जो सदस्य देश हैं सभी प्रारंभिक चेतावनी सेवाएं यानी सर्विसेज देने के लिए, आपदा को, डिजास्टर को मिनिमाइज करने के लिए की रणनीति और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रदान करता है ये। ठीक है, डिजास्टर में DM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के लिए ये 2 लाइन आप लिख सकते हैं, 9 वाला नहीं, बट ये सदस्य देशों के लिए है, और ये नाम आप डाल सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति की बात करें तो सुनामी 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद इसको डेवलप किया गया है, ताकि हम कोई भी आपदा आने से पहले इसको चेतावनी अलर्ट आपको कर सके। ठीक है, सदस्यता की बात करें तो 22 सदस्य देश हैं और 26 जो है वो सहयोगी देश हैं इसमें। और अगर हम बात करें तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, थाईलैंड में। कि कहाँ पे दिया जाएगा इसको, ये बेसिकली जो जनरेट किया जा रहा है, जो स्टैब्लिश किया जा रहा है,
जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। हाँ, हेलो। चलिए, ठीक है गुलाब शालवी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, हम कल इसको कर लेंगे। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।